लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अलग अलग क्षेत्र में पहुंच रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। लगभग एक दिन पूरा हिसार में लगाया उन्होंने, अलग अलग इलाके में गए, अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। अब फिलहाल अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। उसके बाद जो उनके राष्ट्रीय नेता थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने स्थापना की, उन नेताओं के ऊपर एक तरह से उनकी शरणों में फूल अर्पित किए। अब उनसे मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। कैसा रहा हिसार का कल का एक तरह से लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना। वहीं पे कुछ ये कयास भी लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट के वितरण के बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई नाराज है, उसी के चलते उनके नजदीकी संबंध रखने वाले एक तरह से रणधीर पनियार के निवास पर भी पहुंचे, उनसे मुलाकात भी की। अब वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो सवाल भी होंगे। लेकिन पूरा हरियाणा का अलग अलग इलाके में पहुंच के दौरा किया है। हिसार के बाद आज सिरसा पहुंच रहे हैं। सिरसा में किस तरह की स्थिति है, लेकिन हिसार के बारे में हम जानेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, और क्या वो रहने वाला, किस तरह की रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। और वहीं पे कांग्रेस पार्टी के टिकट एक तरह से वितरण में देरी का कारण का फायदा क्या भाजपा को होने वाला है, ये भी सवाल होंगे। आइए दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरा का पूरा हिसार के जो बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री का अभी प्रेस वार्ता होनी है, उस पर वो किस तरह का विचार रखते हैं और किस तरह के हमारे सवाल होंगे, पूरा आपको दिखाते हैं। जनता भी सावधान रहे और जिन्होंने फैलाने की कोशिश की है वो भी याद रखें कि उनको इसके लाभ के बजाय उनको नुकसान ज्यादा होने वाला है। कि कोई अगर किसी को करना है तो पार्टी अपने आप करेगी, दूसरी किसी पार्टी के बारे में किसी को सोचने का अधिकार भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। वरना तो आज जब तक घोषित नहीं हो, हम भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि जब तक उनकी घोषणा नहीं हो हमें क्या जरूरत है टिप्पणी करने की। लेकिन जो घोषित हो गए हैं इनको उनको किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर करेंगे तो नुकसान उन्हीं को होगा। सर, रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर टिप्पणी की है, विवादास्पद बयान दिया है, नोटिस भी दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ओछी मानसिकता जिसकी होती है वो ऐसे ही करता है। खास करके महिलाओं के प्रति जो इस प्रकार की टिप्पणी से इतना बड़ा एक उनको यानी महिलाओं का अपमान करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको पता नहीं है। महिलाएं आदरणीय हैं, महिलाओं के प्रति हमारा एक माता के समान बड़ी महिलाओं को हम देखते हैं, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं। और महिला के बारे में इस प्रकार टिप्पणी अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और जनता जरूर सबक सिखाएगी। लोकसभा चुनाव के सर रिजल्ट के बाद क्या विधानसभा चुनाव के सीटों का आकलन हो जाएगा कि 90 सीटों पर कैसे रिजल्ट आया, जो 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो विश्लेषण होता ही है। यानी विधानसभाओं के रिजल्ट को दोनों प्रकार से देखा जाता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हर विधानसभा सेगमेंट का रिजल्ट भी सामने आता है कि विधानसभा सेगमेंट में किस पार्टी को कितना वोट मिला, क्या परफॉर्मेंस रहा। और फिर जब विधानसभा का अपना चुनाव होता है उस समय भी आकलन होता है। ये ठीक है कि लोकसभा में चुनाव का मुकाबला सीधा सीधा दो ही पार्टियों में रहता है, राष्ट्रीय पार्टियों में रहता है। स्थानीय खास करके इस अवसर पर तो कोई भी जो हमारी स्थानीय पार्टी यानी रीजनल जो दल है उसको कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली नहीं होती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में रीजनल और राष्ट्रीय सब पार्टियां लड़ती हैं, उसमें परसेंटेज तो निश्चित रूप से लोकसभा में ही ज्यादा होता है, विधानसभा में थोड़ा परसेंटेज कम होता है। लेकिन विधानसभा में भी जब हमारा चुनाव शुरू होगा तो हम ये पूरा कॉन्फिडेंट है इस लोकसभा के चुनाव का लाभ भी हमको विधानसभा में मिलेगा और विधानसभा भी बहुत अच्छे माध्यम से हम अपनी सरकार को बनाएंगे। उसी आधार पर टिकटें दी जाएंगी सर, जो रिजल्ट आएगा? ऐसा नहीं, वो तो टिकटों का विषय तो उस समय जब आएगा तब आएगा, वो कोई आधार नहीं होता। जनता का जरूर हमको एक मूल्यांकन जरूर हो जाता है इस बात का कि जनता हमको कितना हमारी तरफ आकर्षित है, कितना हमको मिलता है। तो बाकी विधानसभा की बात है, विधानसभा के चुनाव। आप 2 दिनों से हिसार में हैं सर, कुछ स्ट्रेटेजी में चेंजेस हैं? क्योंकि चर्चा ये है कि जिस हिसाब से वीडियोस वायरल हुए थे तो डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन सर नहीं है। देखिए, हर पार्टी के नेता का अपना कार्यक्रम दिया जाता है उसको। मेरे जिम्मे कार्यक्रम यही है कि मुझे अपनी लोकसभा के साथ साथ एक राउंड सभी लोकसभा में जाना है। जैसे अभी तक मैं 3 जगह पर हो आया हूँ, फरीदाबाद लोकसभा में हो आया हूँ, गुड़गांव लोकसभा में हो आया हूँ, कल मैं हिसार में था, आज सिरसा में हूँ, कल मैं रोहतक में हूँ। ऐसी हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा में मुझे एक दिन के लिए वहाँ का स्वाभाविक है, कार्यकर्ता जो काम में लगते हैं तो सबसे बात करनी होती है, उनकी कोई कठिनाई है, उनके कार्यक्रम की तैयारी क्या है। अब यहाँ भी आने के बाद मेरा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, सब मैंने व्यक्तिगत कार्यक्रम हर एक विधानसभा के बारे में सब विचार किया है। हाँ, अगर कहीं छोटी मोटी कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए सुझाव भी मिलते हैं और उसको ठीक भी करते हैं।
लोकसभा चुनाव में केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं, केंद्र की जो रही है निजी योजनाएं, लेकिन आपके 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान ऐसी कुछ योजनाएं थी जो लोकसभा चुनाव में जिनको बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे फायदा जनता को हो। नहीं नहीं, उपलब्धियां जो होती हैं वो पार्टी के विचार की होती है, पार्टी की उपलब्धियां होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो। केंद्र में मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि जब गिनाने लगते हैं तो असंख्य काम ध्यान में आते हैं। और उसमें विधानसभा के जो हमारे कार्य 9.5 साल के, उनका भी अपना स्थान होता है। कुल मिला के तो जनता को लाभ किस किस का हुआ, चाहे वो लोकसभा के यानी केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ हो अथवा राज्य सरकार के माध्यम से हुआ हो, जनता तो पार्टी को पहचानती है। और जब पार्टी को पहचानती है तो पार्टी के हिसाब से वोट देती है। आखिर हमारा पार्टी और पार्टी का सिंबल, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी का सिंबल लोकसभा में कुछ और है और विधानसभा में कुछ और है। आज कमल के निशान पर वो केंद्र में नेतृत्व हमारे मोदी जी का रहा है अभी भी, आगे भी आएगा। और विधानसभा में निश्चित रूप से जो काम हमने किया है उसका लाभ भी हमको मिलेगा। हिसार सीट को लेकर कह रहे हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह आ सकते हैं, वीरेंद्र सिंह जैसे ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, तो कुछ उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा सर? जब आएंगे तो पता लगेगा। राहुल गांधी तो युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी युवाओं पर कितना काम कर सकती है? देखिए, गारंटी शब्द रोजगार के नाते किन युवाओं को दे रहे हैं और कितनों को दे रहे हैं। आज सरकारी जो सिस्टम होता है, उस सरकारी सिस्टम में जो भी काम करने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका मात्र 5 या 6% तक ही लोग काम करते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे यानी डिफेंसेस हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे अन्य हो। इस 6% के अलावा बाकी सब लोग तो अपने अपने व्यवसाय करते हैं। तो उस व्यवसाय की गारंटी नहीं, उसको फैसिलिटेशन दिया जाता है। फैसिलिटेशन में उनकी शिक्षा हम देंगे, हम उनकी स्किलिंग का प्रबंध कराएंगे, हम निवेश कराएंगे ताकि अवसर ज़्यादा बढ़ें। तो कामकाज के अवसर बढ़ाए जाते हैं। ये कोई भी देश ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को काम की गारंटी दी जाए। काम की गारंटी नहीं, काम के अवसर प्रदान करना हम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो हरियाणा में लगातार ये शोर मचाते रहे, इतने % बेरोजगारी होगी, इतने % बेरोजगारी हो गई। यानी एक एजेंसी ऐसी है जो 2% से लेकर के और 38% तक बेरोजगारी दिखाती रही हमारे 9 साल में। अब 2% हुई तो हमने क्या कर लिया, हमें भी पता नहीं है। 38% कब हो गई, हमने क्या नहीं किया, ये हमको भी पता नहीं है। हमें तो इतना पता है कि 5 से 7% ये बेरोजगारी देश दुनिया के सब प्रदेशों में रहती है, सब देशों में रहती है। अमेरिका में भी आज 5 साढ़े 5% बेरोजगारी है। अब कहीं 7 है, कहीं 5 है, ये एक फ्लोटिंग विषय है। हर साल नए लोग जुड़ते हैं, हर साल काम करने वाले काम में लेते हैं, हर साल काम में से लोग बाहर भी निकलते हैं। तो एक रिवॉल्विंग सिस्टम में 5 से 7% बेरोजगारी सब जगह रहती है। और उस साल भर में उनको रोजगार देने का प्रयत्न चलता है। कुछ स्वरोजगार करते हैं, कुछ को सरकारी नौकरी मिलती है, जिसको प्राइवेट नौकरी मिलती है। बेरोजगार एक समय के बाद सबको रोजगार सबको मिलता है। पहला और दूसरा किसान आंदोलन जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला रहा, तो लोकसभा चुनावों के आप देखिए, आंदोलन कोई भी होता है अपनी अपनी मांगों को लेके होता है, अपने अपने कुछ इश्यूज होते हैं। उन इश्यूज को काफी मात्रा में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जहाँ तक किसान की फैसिलिटेशन है, किसान की आय का विषय है, किसान को सुविधाएं हैं, किसान को फैसिलिटेशन, वो सब हमने किया है। फिर भी कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका एक ही वाक्य होता है कि मैं ना मानूं। अब मैं ना मानूं का तो कोई इलाज नहीं है। बाकी किसानों के बारे में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे आज हमारा मार्केटिंग सिस्टम है, चाहे हमने MSP भी दिया है। हरियाणा में 14 फसलें MSP पर खरीदते हैं। कोई फसल ऐसी नहीं कि जो उनकी बेकार चली जाती है। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं बहुत बार आती हैं, उसमें भी जितना हरियाणा में हमने उसको मुआवजा दिया है, यानी कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में कुल 1100 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया था 10 साल में। और हमने इन 9.5 साल में कुल 12,000 करोड़ रुपया मुआवजा भी दे चुके हैं, मोर देन 10 टाइम्स। तो आखिर तो जनता को पहुंचता ही है पैसा, और हर दृष्टि से लोगों को लाभ मिलता है। कहीं किसी को हम ऐसा नहीं इग्नोर करते हैं। किसान किसान है और अन्नदाता है, उसको नुकसान होने की संभावना जो होती है, प्राकृतिक नुकसान तो कहीं भी हो सकता है, खेती का उसमें संभावना ज़्यादा रहती है। खुले आकाश के नीचे उनका धन पड़ा है, कभी वर्षा आ जाती है, कभी ओले पड़ते हैं, लेकिन हम हर समय, हमारे सिस्टम ऐसे हैं, तुरंत गिरदावरी कराते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार के ऊपर चीज़ें खरीदते हैं। क्षतिपूर्ति योजना हमको कहते हैं आप स्वयं भरो, उसका बाद में जांच जरूर कराई जाती है कि जो उसने भराया उसमें ठीक है कि नहीं है।
जो ठीक रैली हो जाता है उसमें शांति तुरंत उसकी कार्रवाई की जाती है। जसपा आपके 4.5 साल सहयोगी पार्टी रही है, अब अलग होने के बाद वो भाजपा पे हमले कर रही है और वो कह रही है कि 400 का जो सपना ले रहे हैं वो 200 तक सिमट जाएगा। देखिए, जेजेपी का हमारा कभी पार्टी का अलायंस नहीं रहा। सरकार में जरूर उन्होंने हमारे साथ हाथ आगे बढ़ाया, हमने भी हाथ आगे लिया, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र की एक मर्यादाएं होती हैं और उसमें अगर निश्चित रूप से हमारी पार्टी की खुद की मेजोरिटी पूरी आती तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अब उनके भी जितने विधायक थे, हमारे भी जितने विधायक थे, सब मिलकर के कंफर्टेबली हमने 4.5 साल चलाया है और पार्टी का समझौता पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं हुआ, तो अपने तरीके से चले, कोई दिक्कत नहीं। आपकी कोई बरवाड़ा और नरवा में रैली को लेकर भी कोई सब जगह होगी, हर एक विधानसभा में होगी। तारीख फिक्स है? अभी तो चल रही हैं तारीखें, कुछ फिक्स हो गई, कुछ और होगी, 90 की 90 होनी है। अभी लगभग 40 के लगभग तारीखें तय हो गई हैं पूरे प्रदेश में, 50 और हैं। आज भी 2 रैलियों की तारीख मेरे पास अभी आई है और वो सारा हमारी टीम बैठी है रोहतक में, वो तय करती है इस दिन कौन सी रैली होनी है, कौन वहाँ जाएगा, उसकी तैयारी होती है। थोड़ा 10 अप्रैल तक ज़्यादा है, 10 से लेकर 25 अप्रैल तक कम होंगी, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि किसान का सीजन है। 25 अप्रैल के बाद हमारे पास समय पर्याप्त है, उसके बाद भी 25 मई तक 1 महीने का समय है। शहरी रैलियां इस बीच में भी हो जाएंगी, तो जैसे समय अनुकूल होता है उस तरह से रैलियां। इसकी बार सर रोहतक सीट चुनौतीपूर्ण थी, सबसे कम मार्जिन तक, क्या इस बार भी चुनौतीपूर्ण रही रोहतक सीट या कुछ मार्जिन बढ़ेगा? चुनौती का अर्थ क्या है मैं आपको नहीं समझ पाऊंगा आपको, लेकिन चुनाव होता है, हर जगह हम शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं और सब जगह हम जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हिसार लोकसभा की बात करें तो कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि चुनाव प्रचार में नहीं उतरे, कहीं ना कहीं नाराजगी उनके अंदर खाते नजर आ रही है, इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है, इस पर आपका क्या है? बहुत बड़ा सिस्टम है और इस बड़े सिस्टम में छोटा है, घर में शादी होती है तब भी 2-4 तो रूठते ही हैं, लेकिन जब रूठते हैं तो मनाया जाता है। इसलिए इतने बड़े सिस्टम में अगर कुछ लोग होंगे भी सही तो हमारे सारे ध्यान में हैं, लेकिन अधिकांश कार्यकर्ता फील्ड में लग चुके हैं, उतर चुके हैं, सब जगह एक माहौल बना है, कार्यालय सब जगह खुल गए हैं और अभी तो समय बहुत है। आज 50 दिन का समय बाकी है। आज क्या तारीख है? 25 मई को चुनाव, पूरे 50 दिन बाद। नहीं साहब, हमारे अपने हैं हमारे साथ, कुलदीप बिश्नोई भी दूरी चल रहा है अपने साथ।